आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदूम है। हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आला इंतखाबी ऑफिसर ने असेंबली इंतखाबात के गिनती के लिए गांधरबल में की गई तैयारियों का लिया जायजा। तमाम तैयारियों को कबल अज वक्त मुकम्मल करने की जारी की हिदायत। लेजेंड लीग क्रिकेट के आखिरी मरहले में शिरकत के लिए साबका बैनुल अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ी 40 बरसों के बाद पहुंचे श्रीनगर, हुआ वालिहाना इस्तकबाल। नवरात्रों में फूलों और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफे की मुज़म्मत में शिवसेना डोगरा फ्रंट का एहतजाज। और नार सिंह अनंत के बयान की कई उलमाए कराम ने की शदीद मुज़म्मत। मरकजी हुकूमत से फौरी तौर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की अपील। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी ऑफिसर पीके पोले ने आज गांधरबल का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने डिग्री कॉलेज गांधरबल में दोनों असेंबली हलकों के लिए कायम किए गए गिनती मराकज पर 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती से मुतल्लिक की गई तैयारियों का जायजा लिया है। यहाँ उनके हमरा जिला इंतखाबी ऑफिसर श्यामवीर भी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने तमाम सहूलियात का जायजा लेने के साथ साथ गिनती एजेंट्स के लिए दस्तयाब सहूलियात का भी मुआयना किया है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका ऑफिसरान को हिदायत की है कि वो तमाम सहूलियात को यकीनी बनाएं ताकि गिनती शफाफ, अहसन और रहनुमा सतूर के मुताबिक अंजाम दी जा सके। लेजेंड लीग क्रिकेट में हिस्सा लेने के लिए रिटायर्ड बैनुल अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ी 9 अक्टूबर से बख्शी स्टेडियम में शुरू हो रहे आखिरी मरहले में शिरकत के लिए आज श्रीनगर पहुंचे हैं। तकरीबन 40 साल के बाद वादी कश्मीर किसी बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के टूर्नामेंट के साथ मैचों की मेजबानी करेगा, जिसमें फाइनल भी शामिल है। आज पहुंचे खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया है। श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम में मोहम्मद कैफ, शिखर धवन, दानिश, कार्तिक, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, क्रिस गेल, क्रॉस टेलर, एयान बेल समेत 124 साबका बैनुल अक़वामी सितारे पहली बार कश्मीर में लाइव एक्शन में दिखाई देंगे। मैंने जिक्र किया जम्मू में मैचेस खेले पिछली बार और जिस तरह से वहाँ सोल्ड आउट था, पूरी भीड़ उमड़ के आई थी और बड़ा बड़ा प्यार मिला। तो मुझे मालूम है कि यहाँ भी श्रीनगर में भी जो प्यार है खेल के प्रति, जो प्यार है प्लेयर्स के प्रति, वो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है हमें। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी इस बार भी श्रीनगर में जो बहुत साल के बाद, जैसा आपने बोला 40 साल के बाद यहाँ एक इस तरह का टूर्नामेंट होने आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि लोग आएंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और जो प्यार मिला मुझे जम्मू में, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी श्रीनगर में भी सेम तरीके का प्यार मिलेगा मुझको। यहाँ 40 साल के बाद क्रिकेट हो रहा है, तो कैसा आपका भी एक्सपीरियंस रहेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर? देखिए, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत शानदार है। एलएलसी की एक बड़ी खास बात ये है कि जो मैचेस हमारे होते हैं वो बहुत अच्छे मैचेस होते हैं। आपको लगेगा कि नहीं कि ये रिटायर्ड प्लेयर्स हैं जो खेलते नहीं है लगातार मैचेस साल भर, पर जब ये लेजेंड्स लीग खेलने आते हैं तो वो जो मैचेस की क्वालिटी काफी ऊपर होती है। इसीलिए एलएलसी का बहुत नाम हो गया है। सभी प्लेयर यहाँ खेलना चाहते हैं। अभी जैसे मैं गुजरात के लिए खेल रहा हूँ तो हमारे कप्तान शिखर धवन तो करंट प्लेयर है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया इंडिया से, आईपीएल से। यहाँ आपको दिखेंगे श्रीनगर में। तो मेरा मानना है कि जो युवा है यहाँ के, जो फैंस है क्रिकेट को, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सर जो हमारा यूथ है, हालांकि कुछ इंटरनेशनल आ चुके हैं, लेकिन जो हमारा यूथ है क्रिकेट एक गेम है जो कश्मीर में भी अच्छी तरह खेली जा रही है और उसको देखा भी जा रहा है, तो इससे कितना उनको प्रोत्साहन मिल सकता है? हमारे कितने आगे? अरे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। अभी मैंने शिखर धवन का नाम लिया, हमने अभी क्रिस गेल भी आपको यहाँ दिखेंगे, और जो भी सुरेश रैना आएंगे, इरफान पठान आएंगे, हरभजन सिंह आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो ये सब जो प्लेयर्स का मैं नाम लिया, ये सब बड़े हाई क्वालिटी प्लेयर्स ने अपने देश के लिए नाम रोशन किया। और वो सब प्लेयर यहाँ पे अंडर वन अम्ब्रेला, जो मतलब एक ही जगह पे आपको दिखेंगे खेलते हुए मैचेस। मेरा मानना है श्रीनगर के लिए खुशी की बात है, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए खुशी की बात है। और मुझे मालूम है कि यहाँ जो पैशन दिखाते हैं खेल के प्रति, जो लोग यहाँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ, मुझे मालूम है यहाँ बहुत प्यार करते हैं खेल को लेके, चाहे क्रिकेट हो और भी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे फुटबॉल हो। मुझे पता है यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स लवर हैं और इसीलिए यहाँ प्लान था कि क्रिकेट को यहाँ लेके आया जाए। और जो प्यार जम्मू में हमें मिला पिछली बार, उम्मीद करते हैं यहाँ भी फुल हाउस होगा, सोल्ड आउट होगा
और खेल अच्छा होगा, आप सब एंजॉय करेंगे। नवरात्रों में फूलों की कीमतों और दीगर अशिया की कीमतों में हुए बेपनाह इजाफे की मजम्मत में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने एक बड़ा एहतजाज किया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो नवरात्रि के दौरान तमाम अशिया की कीमतों को तवाज़ुन में रखने के लिए इकदाम करे और जमाखोरी और इजाफी पैसा वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एहतजाज की क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा है कि महज नवरात्रों के दौरान ही कीमतों पर निगरानी नहीं रखी जाती, बाकी तमाम त्योहारों में हर अशिया की कीमतें मुकर्रर रहती हैं। कम करो फूलों की महंगाई को कम करो फूलों की महंगाई को कम करो फूलों की महंगाई को कम करो पर अडल्ट्रेशन भी गायब हो जाती है और फूल विक्रेता जब आप बाकी लोगों के त्योहारों पर हर चीज का एक रेट फिक्स करते हो, मैं माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय से कहना, मिस्टर पोले आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमिश्नर जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर हमारे नवरात्रे यहाँ चल रहे हैं तो आप रेट फिक्स करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये किस तरह का सूडो सेक्युलरिज्म है? क्यों इस तरह की घटनाएं दोहराने का प्रयास हो रहा है? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ पर कि जब बाकी लोगों के त्योहारों पर आप रेट फिक्स करते हैं, एक डीसी मीटिंग कॉल करता है, आप डिप्टी कमिश्नर मीटिंग नहीं कर रहे। माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय रेड करो, ये कौन लोग है गुंडागर्दी कर रहे हैं? कौन लोग 500 रुपये किलो फूल बेच रहे हैं, 400 बेच रहे हैं? ये पीले रंग का फूल ये 200 रुपया है और बाकी फूल के रेट मैंने आपको बता दिए। इसलिए मैं आज का प्रोटेस्ट नवरात्रों के उपलक्ष्य के अंदर जो फूल वाले हैं उनमें से कुछ लोग दिल्ली से गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ रेट फिक्स के विषय के अंदर तय किया जाए और पूरी इंक्वायरी किया जाए। जो जमाखोर लोग ज़्यादा पैसे कमाने का प्रयास त्योहारों में कर रहे हैं उनको पकड़ करके अंदर डालने का प्रयास किया जाए। जिला पुंछ की मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर के इमाम व खतीब मौलाना सुल्तान नक्शबंदी की क़यादत में उलमाए कराम का एक इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें उन्होंने नार सिंह अनंत की जानिब से बदजुबानी के शदीद मुज़म्मत की है और कहा गया कि ऐसे अफराद इस तरह की बयानबाजी कर मुल्क में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की है कि वो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो मज़हब इस्लाम से मुतल्लिक़ इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बेफिक्र के उलमाए किराम और सियासी जमातों के कायदीन हज़रात और समाजी तंजीमों से वाबस्ता अहले इल्म हसास लोग इस मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग का जो एजेंडा गर्ज़ो गायत थी वो ये है कि हमारे इस पुरअमन मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर हर मज़हब को, हर जमात को आज़ादी है और मुल्क के अंदर हर आदमी अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखता है। उस एतबार से इस पुरअमन मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक आदमी ने, जो हमारे मुल्क का रहने वाला और हिंदू बरादरी के ऊपर एक काला बदनुमा दाग बन के अवाम के सामने आया, जिससे पूरी हिंदू बरादरी बदनाम हुई और उन्होंने मुसलमानों के ईमान को ललकारा। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ उसने अपने गलीज़ मुँह से नापाक और गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जिस हस्ती के बारे में हमारा अकीदा ये है कि उनकी नालेन पाक मुबारक जूतियाँ सर पे उठाना काबिल फ़ख्र हम समझते हैं। सरकार के जिस्म मुबारक के आपकी मुबारक जुल्फ़ों से कटे हुए जो मोए मुबारक हैं, वो दुनिया के किसी खित्ते में जाते हैं तो हर ईमान वाला उसकी ज़ियारत करना अपना ईमान समझता है और उस पाक हस्ती की ज़ात पर और उनके सिफात पर, उनके किरदार पर अगर कोई बकवास करे
तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मुंह ऊपर करके सूरज को थूकना, तो गोया कि वो थूक उसी थूकने वाले के मुंह पे पड़ता है। उस बदबख्त ने जिसने मेरे नबी के खिलाफ बकवास पढ़ा, उसका नाम इस मुकद्दस मस्जिद में, अल्लाह के घर में मैं नाम लेना गवारा नहीं करता हूँ। हजरत बाबा नसीब गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पर मौलूद शरीफ की तकरीब मुनक़िद हुई है। यहाँ मोहतरम मौलवी डॉक्टर गुलाम रसूल हामी ने इस बाबरकत मजलिस में मौलूद के हवाले और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर रोशनी डाली। साथ ही मरकजी हुकूमत से अपील की है कि गुस्ताखे रसूल को सख्त सजा दी जाए ताकि अमन और अमान बरकरार रहे। तकरीब में कई उलमाए कराम ने नातिक़ ख़्वानी भी की है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है कि एक तो हमें अल्लाह ताला ने इंसानियत में पैदा किया, पहले हम इंसान हैं, और इंसानियत में यकीन रखने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी नबियों और रसूलों को भेजा, और फिर आखिर पर हुजूर अलैहिस्सलाम जो मकसद कायनात है उनको ऐसा मबूस किया दुनिया की तरफ। तो उनकी तशरीफ़ आवरी पे जितने तज़किरे होते हैं पूरी दुनिया में, उसी की एक अक्कासी है कि आज यहाँ भी मौलिद मुक़द्दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौलिद की तकरीब थी जो डॉक्टर साहब ने मुनक़्क़द की थी, और इन्होंने मुझे भी दावत दी थी यहाँ पे। और ये अव्वल फ़ुकरा हज़रत बाबा नसीरुद्दीन गाज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान का ही फैज़ान है कि इस दौर में भी नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है जो इस मिशन की अक्कासी देखने को मिल रही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब करने के लिए या मनुष्यात से छुटकारा पाने के लिए हमने सबसे बेहतर कदम जो उठाना है कि अपने स्पिरिचुअल मिशन, रूहानी मिशन को उसी तरीके से बढ़ावा देना है जिस तरीके से हज़रत अबुल फ़ुक़रा ने बाबा नसीरुद्दीन गाज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने घर घर जाकर पहुँचाया था, जिसका बिलखुसूस कुरान अज़ीम में इरशाद है कि हमें किसी मजहब को बुरा भला कहने की इजाज़त ही नहीं है, न ही किसी भी मजहबी पेशवा को। इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अतहर हमारे लिए सबसे बढ़कर ज़ात अतहर है दुनियाई इंसानों में, इंसानियत में। लिहाजा किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में हम उनकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमें मुल्क के वज़ीर आज़म साहब से हमने अंदर भी अपील की, अब भी अपील कर रहे हैं कि कानून सब के लिए यकसा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि उसको के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी और बाज़ाब्ता तौर कानून के दायरे के तहत उसको लाया जाएगा और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उन अल्फाज की शदीद तरीन मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इंसानियत के बुनियाद पर इस जलील तरीन इंसान को सजाई अजीम दिया जाए। अमन और अमान को फरोग देने और मकामी कम्युनिटी से ताल्लुकात मजबूत करने के मकसद से भारतीय फौज की वोसन बटालियन ने चतरगुल गंगन में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जिसमें पूरे खित्ते की टीमों की पुरजोश तरीके से शिरकत देखी गई। चतरगुल खेल मैदान में मुनक़िद होने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आसपास के इलाकों के खिलाड़ियों ने भी भरपूर शिरकत की है। इस इक़दाम ने न सिर्फ नौजवानों को अपनी तवानाई को किसी मुस्बत चीज में मुंतकिल करने का मौका फराहम किया, बल्कि कम्युनिटी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा किया है। मकामी लोगों ने फौज का इस टूर्नामेंट के लिए शुक्रिया अदा किया है। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर सदर GM शाहीन ने वागुरा हल्के के कई इलाकों का दौरा किया है और वहां आवाम से मुलाकात कर उनकी शिकायत सुनी है और यकीन दिलाया है कि वो वागुरा करेरी हल्के की तरक्की के बारे में हमेशा सोचेंगे और लोगों को यकीन दिलाया है कि इनके दफातर और घर के दरवाजे लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। जोनल प्रेसिडेंट जोनल प्रेसिडेंट बिल्कुल बिल्कुल ब्रोड के डायरेक्शन वीडियोस आसन पे पगा पने संजय विकन जेके बैंकों से तो जो वीडियो पैटर्न के सर लोग हमारी मोहब्बत है क्योंकि इनको हम लोग भी मिस कर रहे हैं। अभी जो लगातार 15-20 दिन ये लोग हमारे साथ साथ रहे और अब ऐसी आदत सी हो गई है। हम कहते हैं कि इलेक्शन साल भर चलता रहे ताकि इस पब्लिक के साथ हम चलते रहे। बहुत अच्छा लगता है। उस कहीं मैं ही मिस कर रहा था। मैं 5-6 जगह आज हम अलग अलग ये मैंने जब क्योंकि NDA ने सरकार बनाई, मैंने तब कहा था कि 5 साल हम खड़े
और मैं स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ। आप जानते हो कि चीफ मिनिस्टर को अंडर चीफ सेक्रेटरी काम करना पड़ेगा, और जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता तो ये इलेक्शन जो है इसमें वो मजा नहीं। सर देखिए, बहुत सारे काम लोगों के करने, और मुझे लगता है कि दिल्ली जाकर मुझे बताना पड़ेगा हमें डिफरेंट सेक्टर्स को, और जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज की बात छोड़िए। ये एग्जिट पोल, सिलेक्शन पोल, डीडीसी पोल, सीसी पोल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब था, स्टार्टिंग से मैंने कहा था कि जो रूठे हुए लोग हैं उनको गले लगाना। अगर आप याद होगा, जब दिल्ली में सरकार बनी थी 2 महीने पहले मैंने ये बात की थी, तब हुर्रियत के एक बड़े फैक्टर से भी हमने बात की थी। मैंने ये भी कहा था कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उन लोगों को भी गले लगाना, ये भी मैंने बात की थी। मैं यही बात उन अपने बातों पे कायम हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा ये इलेक्शन बेमानी है। ये मानता हूँ, चलो मेजॉरिटी में आ भी जाए, मान लो किसी ने सरकार भी बनाए तो क्या फायदा। आप देखिए, पंचायत से तो ज्यादा फायदा और सैनिक। अगर आपके जब तक कि आप स्टेटहुड की, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर स्टेटहुड मिलता है तो वापस एक देखिए एक पांडेचेरी की जैसे जम्मू कश्मीर इस टाइम पे, तो इन इलेक्शंस को तभी हम लोग एक मीनिंगफुल मान सकते हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट मान सकते हैं जब स्टेटहुड मिलेगा। कश्मीर मुझे मेरी मोहब्बत इन लोगों के साथ है, और मेरे दरवाजा पहले भी खुले थे, आज भी है और कल भी आवाम के लिए दरवाजा। देखिए, स्टेटहुड इम्पोर्टेंट है। स्टेटहुड जब तक नहीं मिलेगा और तभी एक मजबूत सरकार बन सकती है, और विदाउट स्टेटहुड जो है कि वो एक मजबूत सरकार नहीं बनती। हम ये मानते हैं। माजूर अफराद की मदद करने की एक अहम कोशिश में ह्यूमैनिटी वेलफेयर तंजीम हेल्पलाइन ने बिजबिहाड़ा के ज़ेबा आबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया है। इस तकरीब ने न सिर्फ माजूर अफराद के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के अज़म को जाहिर किया, बल्कि जामा तालीम और कम्युनिटी सपोर्ट की अहमियत को भी उजागर किया है। शुरका ने फराहम करदा वसाइल के लिए इजहार तशक्कुर किया और उन्हें मजीद फाल और भरपूर जिंदगी गुजारने में मदद देने में अहम किरदार अदा करेंगी। खासकर क्योंकि आप देखते हो कि ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन और ज़ेबा आबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन हमेशा डिसेबिलिटी सेक्टर पे फोकस्ड है और हमेशा इस पे काम करते रहते हैं। तो पिछले महीने हमने राइज बायोनिक्स एक बेंगलुरु बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लिम्स बनाती है, तो उन्होंने यहाँ पे करीबन 80 से ज्यादा लोगों को असेसमेंट किया था, और आज पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे उनको वो लिम्स दी जा रही है, लगाई जा रही है, उनका फिटमेंट किया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु में, इसका नाम है राइज बायोनिक्स। ये काफी एडवांस्ड जो लिम्स है वो प्रोवाइड करती है। टारगेट है करीबन एंड 2025 तक हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में पहुंचने की। किसी को व्हीलचेयर की जरूरत होगी, किसी को लिम्ब की जरूरत होगी, किसी को हेयरिंग एड की जरूरत होगी, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो असिस्टिव डिवाइसेस है वो हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज तक पहुंचाएं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं, तो ना ही राइज बायोनिक्स हमसे कोई चार्ज लेती है। बेसिकली हम लोग बेंगलोर से आए हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राइज बायोनिक्स। सो बेसिकली इन इंडिया दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम डिजिटली काम करते हैं। तो बेसिकली लास्ट मंथ हम यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने मेजरमेंट लिया था विकलांग बच्चों का, और इस मंथ हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हम स्कैन करते हैं बॉडी का, स्कैन करने के बाद उसको हम डिजिटल मॉडिफाई करते हैं जो हमारे बेंगलोर क्लिनिक में होती है। वहां से डिजिटल मॉडिफाई होने के बाद वो फैब्रिकेशन में जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है, और उसको बना के रेडी करके फिर जिस एरिया में हमें ट्रीटमेंट करना होता है हम वहां जाके ट्रीटमेंट करते हैं। वेलफेयर जो हमारी जायदा टांग इसके चेयरमैन है, उन्होंने ये कैंपस लगाया है यहाँ पे, जो बेंगलोर का कैंपस है, उन्होंने टांगे हमको प्रोवाइड की है। तो उनके जो इक्विपमेंट है मेजरमेंट उठाने के लिए जो था उनके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट थे, जिससे हमारी मेजरमेंट हुई लिम्स के, चाहे केयरफुल हो, चाहे आर्टिफिशियल लिम्ब बिलो हो, अबो नहीं हो, तो उसके लिए उन्होंने बेहतरीन मेजरमेंट उठाया था कंप्यूटराइज्ड। तो जब उन्होंने ये यहाँ पे लाया, फिर हमारे लिए जो अंग है, जिस्मानी अंग जो है हमारे, उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को लाया, तो हमने जब इसमें पैर डाला सॉकेट में तो माशाल्लाह खुदा के फजल फिटेड आया, बहुत अच्छा आया, फिटेड आया। तो मैं तमाम जो हमारे डिसेबिलिटी लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर जिस साउथ में, तो मैं उनको ये माध्यम में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जाएगा में टाग के साथ रब्ता करे।
इंशाल्लाह यहाँ पे हम और कैंप्स लगाएंगे। जो हमारे यहाँ पे ज़ेबा आपा स्कूल भी चल रहा है, यहाँ पे फिजिकली चलेंगे। तो एक अफसोसनाक वाक़ा में आज फजलाबाद सुरनकोट में रीछ के हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरीन जो कि एक जंगलाती इलाके के करीब काम कर रहे थे, अचानक जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। दोनों अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुक्काम ने रिहायशियों को खबरदार किया है कि वो इलाके में मुहतात रहें, क्योंकि जंगली जानवरों के हमलों में इजाफा हुआ है। रीछ का सुराग लगाने और मजीद वाक़ा को रोकने के लिए कोशिशें मुसलसल जारी हैं। नज़ारत मतलब मैं फजलाबाद से हूँ। सुबह आज 6 बजे वाक़या हुआ, बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ। मेरा फादर जा रहे थे बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए, जैसे ही बाहर निकले तो रीछ ने अटैक कर दी। तो आधे घंटे के बाद हमारे दूसरे घर में भी एक लड़की को ज़ख्मी कर दिया। तो हम सुरनकोट हॉस्पिटल हैं, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में सो गई है। कोई ड्यूटी पे नहीं जाता, कुछ नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। मेन सेंटर उधर रोड, अगर उधर सिटी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो अदर जहाँ पे हलंग एरिया तो वहाँ क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई, कभी नहीं, मैंने तो देखा नहीं सुना नहीं। वहाँ रीछ घूमते हैं दिन को, तो कोई उधर ट्रैवल नहीं कर रहा। तो आपके चैनल का शुक्रिया, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो सुबह 6:30 का वाक़या है। मेरे दादू को जो है रीछ ने अटैक किया, मैंने देखा, मैं मौके पर था, ठीक है। और फजलाबाद मेन सेंटर में ये हाल है। इसका वाइल्ड लाइफ वाले कहाँ पे, वो जा नहीं रहे उधर, तो बच्चे किसी को खाते हैं, 2 बंदे और जख्मी करते हैं। लिहाजा डिपार्टमेंट से हमारी यही दरख्वास्त है कि आगे छानबीन करें, मेन में ये हालत है और आगे पीछे क्या होगा तो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ है नहीं। सुबह सुबह रीछ ने आके पड़ा और 2 आदमी को जख्मी कर दिया। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि वो छानबीन करे और उधर जाके कंट्रोलिंग करे। अगर दिन में बच्चों को खा देंगे तो ये सोए हुए हैं, किस लिए है ये है? इनको चाहिए कि ये पूरा ही छानबीन करे और पूरे एरिया में जाकर देखें। वही 8 बजे ये हमारे पास आए 2 पेशेंट। एक का नाम है तालब हुसैन, एज 80 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ फैजलाबाद। इनको जरीना अख्तर आरो फैजलाबाद एज। इन दोनों को सुबह मॉर्निंग में किसी बियर ने अटैक किया वहाँ पे। तो लेकिन ये सस्पेक्टेड है, अभी पूरी तरह से क्लियरली बता नहीं रहे हैं। ये बोल रहे हैं कोई चीज़ थी, तो ज़्यादा मोस्ट लाइकली बियर ही लग रहा है। तो ये इनकी कंडीशन ये अभी अनस्टेबल हैं, तो इनको हमने फर्स्ट एड दिया, वोंड वॉश करके एंटी रेबीज वैक्सीन और जो ट्रीटमेंट बेसिक है वो दे दिया। जिला डोडा के गांव थलेला में सद्भावना तकरीब के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत मोहम्मद हनीफ भट्ट साहब का सूबेदार और मोहम्मद यूसुफ साहब का सरपंच ठेला ने की है, जिसका मकसद इत्तेहाद, अमन और आहंगी को बरकरार रखना था। इस दौरान अवाम बिलखसूस नौजवानों को मंशियात से दूर रहने और नौजवानों में स्पोर्ट्समैनशिप का जज्बा पैदा करने का पैगाम दिया गया। कमेटी के अरकान ने फौज की 159वीं टीए बटालियन और 25वीं असम राइफल का शुक्रिया अदा किया है। इस बार का जो दंगल है, दंगल की गर्जों का है, तो मकसद ये होता है
उमंग उभरती है कि हम भी इस तरह के बन जाएं कि हमारे अंदर भी एनर्जी हो, हम भी एक अच्छे नौजवान की तरह दिखे, खूबसूरत दिखे। सबसे बड़े मैसेज से दो दिए जाते हैं। और आज इस साल हमने ये कोशिश की कि यहाँ पर हमारे सामने ये दो बच्चे हैं, एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा मुस्लिम फैमिली से। इसलिए प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि इनके दिल में किसी के लिए कोई मेल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इनको पेश करने का मकसद यही है, इससे हमारे भाईचारे को इससे कभी मजबूती मिल सकती है कि आपसी भाईचारे को कायम और दायम रखने के लिए, और हमारे जो आने वाली जनरेशन है हमारे बाद, उनको ये मैसेज मिला है कि इन बच्चों की वजह से जिन्हें हमने आज एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर पेश किया है, और ये दिखाने के लिए कि ये मैसेज आए कौम तक कि हमारी आने वाली जनरेशन जो आपसी भाईचारे को मजबूत रखें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।